बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक खबर मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर चीज़ें खुल के सामने आएंगी। ये एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल एक रेटिंग एजेंसी है। ये इकॉनमी के ऊपर काम करते हैं, मईशत के ऊपर, और ये बताते हैं कि मुल्क की मईशत कैसे चल रही है। पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। उसका मसला ये है कि जहाँ जहाँ पे IMF कर्जा देता है, वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है, जहाँ जहाँ पे ये इंटरनेशनल डोनर्स या मदद करने वाले कर्जा देते हैं, वहाँ पे फिर ये एजेंसीज काम करती हैं और ये पता करती हैं कि क्या ये मुल्क कर्जा वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये रेटिंग जारी करती रहती हैं उन मुल्कों की। अब पाकिस्तान के हवाले से स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार को मईशत के लिए खतरनाक करार दिया है और पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग जो है वो CCC+ बरकरार रखी है। देखें, इसको समझें। बार बार पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल रेटिंग्स आ रही हैं और वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान की मईशत में अगर कुछ बेहतरी आ भी जाती है, लेकिन इसके बावजूद जब तक यहाँ पे सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम रहेगा इस मुल्क में, तब तक ये मुल्क बेहतर नहीं हो पाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की जो मेन वजह होती है वो लोगों का अदम एतमाद होता है कि लोग गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। अब ज़रा एक चीज़ पे हमें गौर कर लेना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको ऐसी रेटिंग्स मिलती हैं इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से कि आपको लगता है कि आपके मुल्क की मईशत बेहतर सिमत में जा रही है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई मुल्क अपने लोगों का ज़्यादा खून निचोड़ रहा है, अपने लोगों से ज़्यादा टैक्सेस ले रहा है, अपने लोगों को ज़्यादा दबाव में डाल रहा है, उनका खून पसीने की कमाई के अंदर से बड़ा हिस्सा निकाल रहा है और वो मुल्क जमा करता चला जा रहा है, तो उसकी मईशत के लिए बेहतर है। लेकिन उस मुल्क के जो रहने वाले लोग हैं उनकी मईशत के लिए बेहतर नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हीं के अंदर बैलेंस क्रिएट करना होता है। लोग खुशहाल होंगे, मुल्क खुशहाल होगा। एक फार्मूला ये है, एक ये है कि मुल्क के पास पैसे बढ़ते चले जाएं और लोग खुशहाल ना हो। यानी एक मुल्क है, उसके अंदर से तेल निकलता है, बहुत ज़्यादा पैसा उस मुल्क के अंदर, मादनियात है उस मुल्क के अंदर, और उस मुल्क के लोग जो है वो गरीब ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, हालात बुरे हैं, लोग खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मुल्क सस्टेन कर सकता है। बहुत सारे मुल्क दुनिया में ऐसे हैं। लेकिन जिन मुल्कों के अंदर लोग कमाते हैं और मुल्क उनमें से हिस्सा लेता है, उनकी कमाई में से टैक्स के तौर पे, वहाँ पे फिर एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुकूमत जो पैसा इकट्ठा कर रही है वो गरीबों की जेब पर डाका डालकर इकट्ठा कर रही है। यानी 2100 अरब रुपया तो हम दे रहे हैं सिर्फ IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में। जो बिजली कभी बनी नहीं उसका पैसा हम 2100 अरब रुपया हम भर रहे हैं। इसी तरह हुकूमत रोज़ाना जो है वो लोकल बैंकों से बहुत बड़े पैमाने पे कर्जा भी ले रही है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ बाद में जाकर। लेकिन ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये ख़त्म करना इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म कैसे होगा? हुकूमत के पास फार्मूला क्या है? देखें, हुकूमत के पास 2-3 चीज़ें उनके दिमाग में। उन्हें लगता है कि वो पैसे इकट्ठे करके, पैसे लेकर, कुछ बाहर से मांग कर, कुछ अंदर से मांग कर हुकूमत अपना निज़ाम चला लेगी और चंद महीनों के अंदर, यानी उनका पहले एस्टीमेट ये था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरेगी तो मईशत तो काफ़ी बेहतर है। इमरान खान साहब जो ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त छोड़ कर गए थे, 6% तक पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इसके अलावा इमरान खान साहब जो है वो ख़जाने के अंदर पैसे भी अच्छे खासे छोड़ कर गए थे, रेमिटेंसेस भी बहुत बड़ी हुई थी, पेट्रोल की, बिजली की, डीजल की कीमतें भी कंट्रोल में थी और चीज़ें काफ़ी बेहतर थी इमरान खान साहब के दौर में। तो ये जो हुकूमत बनी, इनको लगा ये इससे कुछ और बेहतर करेंगे और इमरान खान साहब की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब को जब निकाला तो लोगों का रद्द-ए-अमल इतना ज़्यादा आया कि ये समझ ही नहीं पाए और लोगों ने अदम एतमाद कर दिया आने वाली गवर्नमेंट पे। उसका नाम रखा था इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। उसके ऊपर लोगों का अदम एतमाद हो गया। लोगों के अदम एतमाद की वजह से लोगों ने पैसा निकाला, सरमाया निकाला, कारोबार ठप होना शुरू हो गया, नौकरियों से लोग फारग होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि ये बाहर से पैसा मांगे। फिर ये मजबूर हो गए IMF की सख्त तरीन शराइत के ऊपर मानने के लिए। अब IMF से पैसे लेने थे, ये IMF की शराइत मानते गए, लोकल बैंकों से उधार लेते गए, IMF की शराइत मांगते गए, तो पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ती गई, आम आदमी की हालत बुरी होती चली गई। इन्हें लगा कि इस मरतबा तो हमारे पास मैंडेट चलो नहीं था, हमने इमरान खान को धोखा दिया, हम इक़्तिदार में आ गए। तो फिर एक निगरान हुकूमत लाई गई। निगरान हुकूमत से यह तवक्को थी कि वो क्योंकि निगरान है उनसे लोग नफरत नहीं करते जैसे PDM की जमातों से करते हैं, लिहाजा निगरान काबिल कबूल हो जाएंगे और वो कुछ अरसे के अंदर एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर देंगे पाकिस्तान में कि मईशत ठीक हो जाएगी। फिर निगरानों को टेस्ट किया गया
हुआ ये कि निगरानों ने बजाय इसके कि वो सिर्फ अगर मईशत में तवज्जो देते तो शायद लोगों के लिए काबिल कबूल होता, उन निगरानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए, चाहे पंजाब में हो, केपी में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या वफाक में हो। तो वो जो नफरत थी पीडीएम से वो शिफ्ट होकर निगरानों पे भी चली गई, लोगों का एतमाद फिर बहाल नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे जो हुनरमंद थे, जो कारोबारी लोग थे, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर बाहर जाना शुरू हो गए। पाकिस्तान की मईशत मजीद डाउन होना शुरू हो गई। IMF से आपको फिर पैसे लेने थे, मुश्किल शराइत दोबारा आ गई। अब मामला यह है कि एक इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान चला गया। इलेक्शन से पहले यह असेसमेंट की गई थी कि इमरान खान साहब और उनके हमायती इलेक्शन हार जाएंगे। इसका पूरा बंदोबस्त भी किया गया था, बल्ले का निशान छीन लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी गई, हर किस्म के हथकंडे किए गए, जो बंदे जीतने वाले थे उनसे पार्टी छुड़वा दी गई। सारा कुछ करके देख लिया, इमरान खान साहब फिर इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गए, बल्कि वो 2/3 अक्सरियत से ज्यादा ले गए। लेकिन फिर फार्म 47, एक जाली फार्म 47 के ऊपर एक हुकूमत बनाई गई, और जो हुकूमत बनाई गई उनके बेचारों में 30 भी MNA नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे करके उनके इतने सारे बढ़ा के थोक के हिसाब से उनको MNA दिए गए, पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी, MQM को भी इकट्ठा करके एक हुकूमत बना दी। अब वो हुकूमत बन गई तो हम वापस चले गए अप्रैल 2022 में। जब अप्रैल 2022 में लोगों ने कहा कि हुकूमत तो इमरान खान की क्यों छीनी, अब लोगों ने कहा जी हुकूमत तो हमने दी थी इमरान खान को, वोट उसको डाला था, ये कहां से आ गए। फिर बदएतमादी पैदा हो गई। तो फिर ये फार्मूला था कि 1, 2, 3 महीने में लोग ठंडे पड़ जाएंगे, इमरान खान साहब भी ठंडे पड़ जाएंगे, हर तरफ सुकून हो जाएगा, बजट के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही, बल्कि फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है, बेचैनी पाकिस्तान में बढ़ रही है। उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। इनसे लोगों ने बड़ा शिकवा किया कि आप इतने बड़े आलम हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं, इस सिचुएशन पे आपको बोलना चाहिए। इद्दत वाले केस पे लोगों ने इनको बहुत कहा कि इनको बोलना चाहिए। दीगर बातों पे मुफ्ती साहब को लोग बार बार कहते रहे कि सर आप बोलिए, आपका रोल है हर चीज़ के अंदर, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बिलाखिर मुफ्ती उस्मानी साहब ने जो है, तकी उस्मानी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसका एक हिस्सा उन्होंने कहा कि ये समझ लीजिए कि किसी शख्स को या किसी इदारे को एक हद तक ही दबाया जा सकता है। एक हद ऐसी आती है कि जिसके बाद वो दबना कबूल नहीं करता। मुझे डर लगता है कि कहीं वो हुकूमत के और फौज की तरफ से इन इकदामात के नतीजे में वो हद ना आ जाए। ये मुफ्ती तकी उस्मानी का पाक फौज के तर्जुमान के बयान पर रद्द अमल। यानी मुफ्ती तकी उस्मानी ये कह रहे हैं कि दबाव एक हद तक डालिए, दबाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है, इससे आगे जब दबाव बढ़ेगा, मैंने इसको पढ़ा, सोशल मीडिया भी मुझे ये मिला, मैंने फिर उनका ये बयान सुना भी, लेकिन रद्द अमल उनका किस बारे में था ये साको सवाक मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दबाव एक हद तक डालना चाहिए हुकूमत को और फौज को। अगर ये ज़्यादा इकदामात होंगे, ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, तो फिर हो सकता है लोग दबाव कबूल ना करें और एक नई सूरत हाल से हम दो चार हो जाएं। तो मुफ्ती साहब भी ये कह रहे हैं। अब हुकूमत को ये लगता था कि इमरान खान साहब और पब्लिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाएंगे और हमारी हुकूमत को मकबूलियत मिल जाएगी, लोग कहेंगे जी ठीक है। इसी चक्कर में ये हुकूमत जो है, यानी 3-4 चीज़ें अपने दिमाग में रख के बैठी हुई थी इलेक्शन के बाद, जाली हुकूमत बनाने के बाद। एक इनके दिमाग में यह था कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो देगी, वो तो हुआ नहीं। दूसरा यह था कि मुल्क की मईशत में कुछ सुधार आ जाएगा, वो भी नहीं इनसे हो सका। फिर इनका ये है कि किसी तरह करके कुछ भी करके हम कर्जा लेके चलाते रहते हैं, टाइम गुजरता जाएगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाएंगे। तो वो जितना कर्जा लिया वो भी चढ़ गया। यानी 45 दिनों में इन्होंने जो कर्जा लिया वो 72 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से लिया, यानी 3231 अरब रुपया इन्होंने कर्जा ले लिया। इतना बड़ा कर्जा इन्होंने लिया जो 11 अरब डॉलर से ज्यादा बनता है सिर्फ 45 दिनों में। IMF से भी इन्होंने एक मुश्किल तरीन डील कर ली। लेकिन इसके बावजूद मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है, ये करने नहीं दे रहे। ये जो इनका खौफ है ना, यही असल प्रॉब्लम है। जब तक इमरान खान से डरते रहेंगे, तहरीक इंसाफ से डरते रहेंगे और उसके मुकाबला करने का नहीं सोचेंगे, तब तक इनके हालात ऐसे ही रहेंगे। देखिए, एक जलसा इमरान खान की पार्टी को नहीं करने देते, प्रॉब्लम क्या है, करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पार्टियां भी जलसे करती हैं, इमरान खान को भी करने दें। ये मरियम नवाज ने जलसे किए हैं, नवाज शरीफ ने जलसे किए हैं, अभी तहरीक लब्बैक वाले आए, वो जलसा भी किया, धरना भी किया, क्या फर्क पड़ा। जमात इस्लामी ने इतने जलसे किए, धरना भी देकर बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फजल रहमान साहब जलसे करते हैं, धरने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जलसा कर लेगी तो क्या होगा, 2-4-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो आएंगे, जलसा करेंगे, अपनी बात करेंगे, उनका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा।
इदारों को, पाकिस्तान के अंदर सारे महकमों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को सच पता चलेगा कि जनाब कौन कितने पानी में है। इससे और कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और अगर होगा भी तो पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। कोई बात नहीं, मुल्कों में एक एक साल में दो दो दफा इलेक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन वहां पे जमहूरियत चलती है और मुल्क आगे बढ़ते हैं। ये कोई अजीब चीज नहीं है जो दुनिया में पहली दफा होने जा रही है। तो जब तक तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से डरते रहेंगे, तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। अब प्रॉब्लम जो है वो काजी फायद ईसा साहब वाले मामले पे आ गया। अभी कुछ इतलात के मुताबिक, ये मैंने कुछ दीगर जर्नलिस्टों से ये बात सुनी है, और वो ये बता रहे हैं कि एक वफाकी वजीर ने पहले और एक वफाकी वजीर ने अब, और ये दोनों बड़े सीनियर लोग हैं। कहा जाता है कि एक एहसन इकबाल साहब हैं और एक ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और इनके अलावा कुछ लोग और भी हैं। इन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया है और इस्तीफे की धमकी तक दे दी है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ये है कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी रिटायरमेंट के बाद, ख्वाजा आसिफ तो अपने मुंह से कई मरतबा कह चुके हैं कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद जो अगले जज जाएंगे तो उसके बाद तो मामला ही बदल जाएगा, उसके बाद तो हमारी हुकूमत ही चली जाएगी, उसके बाद तो जो है वो ट्रिब्यूनल से हमारी सीटें फारग होना शुरू हो जाएंगी। तो इस बात का इनको डर है। हुआ ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने जितने भी लोगों को जाली फॉर्म 47 पर जिताया गया है, उन सबको ये गारंटी दी गई थी कि आप लोगों को फारग नहीं होने देंगे हम। यानी जितने एमएनएज फॉर्म 47 जाली वाला कबूल कर चुके हैं, जिन्होंने कहा ठीक है जी हम हार गए इलेक्शन, लेकिन आप हमें झूठी मूठी जितवा दें, वो जितने एमएनएज को फेक इलेक्शन में जितवाया गया है, उन तमाम एमएनएज के साथ ये वादा भी है कि जनाब आप इन सीटों के ऊपर रहेंगे। अब कोई नया बंदा हो ना तो वो कहता है ठीक है जी मेरी सीट रही तो रही, ना रही तो कोई बात नहीं, रोला डाल दूंगा, दोबारा इलेक्शन लड़ दूंगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े एमएनएज हैं जो कई कई मरतबा वजीर रह चुके हैं, बड़े लीडर हैं अपने इलाकों के, उनका ये कहना है और वो इस वजह से दबाव डाल रहे हैं कि जनाब हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जैसे कि नवाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ से सीट छीन लेती हैं यास्मीन राशिद साहिबा तो उनकी क्या इज्जत रहेगी। ख्वाजा आसिफ से अगर सीट छीन लेती हैं रेहाना डार साहिबा तो वो तो मुंह नहीं दिखा सकेंगे अपने हल्के में। और अगर इसी तरह एहसन इकबाल साहब की सीट भी छिन जाती है और जो बाकी बड़े बड़े एमएनएज हैं उनकी सीटें अगर छिन जाती हैं तो वो किसको मुंह दिखाएंगे। अता तारड़ की चलेगी, चलो खैर है, दोबारा इलेक्शन लड़ देंगे, कौन सा कोई इतना बड़ा सियासी कद है। अलीम खान की चलेगी तो कोई बात नहीं, खैर है, दोबारा इलेक्शन लड़ देंगे, या नहीं भी लड़ेंगे तो अपना कारोबार करते रहेंगे, वो कोई इतना बड़ा सियासी कद नहीं है। मामला जो है उन लोगों का है जो कई कई मरतबा वजीर रह चुके हैं और बुरी तरह इलेक्शन हारने के बावजूद उन्हें जाली फॉर्म 47 के ऊपर एमएनए बनाया गया। उनको प्रॉब्लम यह है कि कादी साहब गए, एक्सटेंशन ना हुई, कादी साहब गए तो फिर हम भी गए। और ये बात तो ठीक है कि अगर जो ट्रिब्यूनल्स हैं, पत्तन की रिपोर्ट आपके सामने है, मैंने पिछले व्लॉग में आपको पढ़ के सुनाई है, अगर ट्रिब्यूनल्स ने हक और सच के साथ फैसला किया तो फिर ये गए। मैं एक चीज़ और आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है वो दोबारा डी सील हो गया। पहले सील कर दिया था उसको, फिर वो खुल गया था, फिर दोबारा सील कर दिया उसको, फिर वो खुल गया अब दोबारा। लेकिन इस मरतबा वो कह रहे हैं जी पुलिस हमारा इतना सामान चोरी करके ले गई है, हम डकैती का पर्चा इनके ऊपर करवाएंगे। वो अदालत से रुजू करेंगे और डकैती का पर्चा करवाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कायमा कमेटी के अंदर पेश किया गया तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग तो आए ही नहीं, PMLN के लोग मौजूद थे और JUIF के लोग मौजूद थे और PTI के लोग मौजूद थे। तो ये 4 के मुकाबले में 6 से PMLN ने इसको मंजूर करवा लिया। ये वो बिल है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर बार बार तरमीम करते रहते हैं। मैंने आपको एक व्लॉग पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये इसलिए कानून को तब्दील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिले, PDM को मिल जाएं और PDM उनके ज़रिए से 2/3 अक्सरियत हासिल करके किसी तरह भी करके दोबारा से एक्सटेंशन का मामला या कोई और मामला या 2/3 अक्सरियत के मुताबिक आइन में तरमीम करने का उनके पास इख्तियार आ जाए। तो ये है जनाब वो मामला। अब यहाँ पे JUIF के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पींगे तो चढ़ा रही है, लेकिन JUIF ने यहाँ पे अपना वोट इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि वो खामोश रहे और PMLN को उन्होंने जीतने दिया। अपना वोट JUIF इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब आप समझ जाइए। हमारे नाज़रीन कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता सबका, लेकिन आप सारों को जानते हैं। वो पहले इमरान खान साहब की मिन्नत तरला करते थे, रोज़ाना उन्हें कहते थे कि इमरान खान साहब को चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ें, इमरान खान साहब को चाहिए कि उनके दोस्त उन्हें मरवा देंगे इमरान खान साहब के, वो लोग जो इमरान खान को हीरो बना रहे हैं वो उसको मरवा देंगे, वो लोग जो इमरान खान को एक बहुत ताकतवर शख्सियत बता रहे हैं वो इमरान खान को मरवा देंगे।
इमरान खान जो है उनको चाहिए एक कदम दो कदम पीछे हट जाएं, थोड़ा सा अपने आप को डाउन करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, कदम आगे बढ़ाएं, हाथ आगे बढ़ाएं, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ बातचीत कर लेगी, ज़रा थोड़ा सा माहौल को नरम करें। रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के कॉलम, तहरीरें, तकरीरें, ये हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, कुछ दीगर लोग हैं तज्ज़ियाकार, वो रोज़ाना ये कहा करते थे। अच्छा, जब इमरान खान साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था ना, तो वो लगातार ये कहते थे, और कहने का जो मुझे मकसद समझ आता था वो ये था कि ये एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा दिलवाना चाहते हैं, कि इमरान खान पे गुस्सा चढ़े इन्हें, कि देखो ये तो बात ही नहीं मान रहा, सारे उसके तरले कर रहे हैं। अच्छा, अब जब थोड़ा सा एक हलचल हुई है, हल्की सी हलचल हुई है, इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करूंगा, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें पाक फौज में, बात करता हूं उनके साथ और हम बात करके कोई हल निकालते हैं। तो जब इमरान खान साहब ने यह कहना शुरू किया तो इन्होंने इमरान खान साहब को ताने देना शुरू कर दिए, वो डर गया ही, वो नस गया, ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने। अब इसका मतलब आप समझते हैं कि ये पहले भी जब इमरान खान साहब बात नहीं कर रहे थे तब ये अलग तरह नाराज थे, अब जब इमरान खान कहते हैं अच्छा मैं बात कर देता हूं, अब ये अलग तरह नाराज है। तो एक्चुअली मामला नाराजगी का नहीं है, अब ये गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं इमरान खान को कि जनाब हम आपको ताने दे रहे हैं, लिहाजा आप बातचीत ना करें। बातचीत नहीं होती तो ये चीखें मारते हैं, बातचीत होती है तो ये चीखें मारते हैं। तो एक चीज तो क्लियर कर लें जो एक्चुअल है, इमरान खान ने कहा था कि मैं बातचीत, पहले दिन से वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं। जब बहुत बुरे हालात थे तब भी वो कह रहे थे मैं बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, डील नहीं करना चाहता। डील में और बातचीत में फ़र्क क्या है? ये नहीं, अगर इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब की तरह या बाकी लोगों की तरह एक डील कर लें, एनआरओ ले लें और बात करें सिर्फ और सिर्फ करप्शन के मामला पे, तो करप्शन के केसेस तो इमरान खान पे एक भी साबित नहीं हुआ। इमरान खान अगर बातचीत कर रहा है तो अपने सारे केसेस में सुरखरू होने के बाद कर रहा है। नवाज शरीफ साहब वगैरह ने जब बातचीत शुरू की थी तो उस वक्त उनके ऊपर केसेस चल रहे थे या उनको केसेस के अंदर सजा हो गई थी। ये दोनों केसेस मुख्तलिफ हैं। नवाज शरीफ साहब अपने केसेस का आज भी जवाब नहीं दे पाए, वो फ्लैट वहीं पे है, वो नहीं बता पाए कैसे बने, कोई मनी ट्रेल आज भी नहीं है। इमरान खान साहब ने सारी चीज़ों के जवाब आज तक दिए हैं। तो एक तो ये फ़र्क है। दूसरा, इमरान खान ने अपने लिए कोई कानून तब्दील करने का नहीं कहा, उन्होंने कोई एनआरओ लेने का नहीं कहा, या इमरान खान साहब की कोई ऐसी डिमांड नहीं है। या तो फिर इमरान खान साहब भी कहेंगे मुझे गोद में बिठाया जाए, मेरे लिए धांधली की जाए, मेरे लिए 2 नंबरी की जाए, मुझे भी फॉर्म 47 दिए जाएं, तो इसको तो फिर आप डील कहेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब बातचीत ये करते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ने देते हैं, अदालतें फैसले कर लें, कि ट्रिब्यूनल देख लें कि सीटें किसकी हैं, हमारी होंगी तो हम हुकूमत में आ जाएंगे, और अगर इनकी हैं तो फिर ये हुकूमत करते रहें, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हमें आज़ादी इज़हार राय दे दें और हमारा मैंडेट हमें वापस मिलना चाहिए। अगर तो वो ये बात करता है तो फिर तो आईनी और कानूनी बात है। लेकिन अगर इमरान खान साहब भी उसी तरह डील मांगते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये लोग जो शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब खड़ा हो तब इनको एतराज़ है, वो बैठ जाए इनको फिर एतराज़ है। तो इन्होंने कभी भी ये बाजा बंद नहीं करना। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली इमरान खान साहब को जो चीज़ बेहतर लगती है वो उन्हें करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, अगर ये तासुर आया या ये हुआ कि इमरान खान ने उस तरह डील की है, बातचीत नहीं की, डील की है, जैसे नवाज शरीफ ने की, जरदारी साहब ने की, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने एनआरओ किया था, जैसे शहबाज शरीफ ने की, तो फिर इमरान खान साहब की सियासत जो है उसको बहुत बड़ा डैमेज होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।